प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 5, नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है बेटा, नेचुरल डिज़ास्टर हमको पता है कि ये जो कुदरती आपदाएं होती हैं बेटा, जो नेचुरली अकर होती हैं, इस तरीके के डिस्ट्रक्शंस को हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक है ना, जिस पर हमारा इंसानों का कोई बस नहीं चलता है, ना हम इसको रोक सकते, लेकिन हाँ, हम इससे बचने के लिए ज़रूर कुछ उपाय कर सकते हैं बेटा। हम हमेशा अवेयर रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, ताकि अगर इस तरीके के डिज़ास्टर्स होते हैं तो उस समय कैसे अपने आप को बचाया जा सके, कैसे दूसरों की हेल्प की जा सके। अब यहाँ पे आपका चैप्टर, जैसे मैं बार बार हर चैप्टर की शुरुआत में आपसे कहती हूँ कि आपके 8th में मोस्टली सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं बच्चों के बीच का कन्वर्सेशन है, फैमिली का कन्वर्सेशन है। यहाँ पे भी कन्वर्सेशन जो है वो बच्चे और उसके टीचर के बीच का है, और उसी से चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। देखो कि ऑन द 12th March 2011 कृष्णा शो द पिक्चर्स ऑफ अ सुनामी इन द न्यूज़पेपर। आफ्टर रीचिंग द स्कूल शी आस्क्ड हर क्लास टीचर, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट द सुनामी इन द न्यूज़पेपर। ओके, यानी कि ये कृष्णा लगभग 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा बेटा। उसने 12th मार्च 2011 जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उन्होंने पिक्चर्स मतलब न्यूज़पेपर में सुनामी नेचुरल डिज़ास्टर जो अकर हुआ था उसके बहुत सारे पिक्चर्स न्यूज़ उसके बारे में पढ़ा। और जब वो स्कूल गए तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब वो कौन से कॉजेज़ हैं, किस वजह से इस तरीके के डिज़ास्टर्स जो है होते हैं, इनका रीज़न क्या है। ओके, तो जो टीचर थे, उनके सर जो थे, उन्होंने उनको प्रॉपरली अच्छे से समझाना स्टार्ट किया। पहले तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कि भाई सुनामी क्या है ये वो, उन्होंने क्लियरली पहले तो उस बच्चे को ये क्लियर किया बेटा कि नेचुरल डिजास्टर 2 टाइप्स के होते हैं। डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनो अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, लास्ट सेकेंड लाइन में लिखा है बेटा कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो इरप्शन है, ये नेचुरल डिजास्टर है। क्लियर, ये नेचुरली अकर होते हैं और इनके होने का रीज़न अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ इस तरीके की इनबैलेंसिंग चेंजेस होना बेटा, जिसकी वजह से प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में जब इनबैलेंस होता है तब इस तरीके के डिजास्टर्स अकर होते हैं। ओके, वेयर एज द डिजास्टर लाइक अ फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा अकर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन फ्लड है, साइक्लोन है, फॉरेस्ट फायर है बेटा, जंगलों में आग लग जाती है ना। और साइक्लोन देखो, इस बार तो इंडिया ने मेजरली बेटा 3 ऐसे मेजर बड़े बड़े साइक्लोन्स उड़ीसा में आया था अभी कोविड के पहले बेटा। ठीक है, अभी गुजरात के कोस्टल रीजन में साल में 2 बार आके गया, ओखी आपको याद होगा, है ना। ये साइक्लोन्स बेटा, ये आंधी तूफान एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ उड़ा के तहस नहस करके चला जाता है बेटा। फ्लड की कंडीशन, अभी पूरा का पूरा भारत आप देखो, आधे से ज़्यादा भारत जो है हमारा, सौराष्ट्र देखो, ठीक है, उत्तर प्रदेश देखो, बिहार है, ईस्ट के जोन में देखो, सब जगह बेटा बाढ़ में पूरे के पूरे शहर डूबे हुए हैं, गांव डूबे हुए हैं, कितना सारा नुकसान। सिर्फ भारत ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया में भी इस तरीके की कंडीशन है कि हर देश का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर बेटा इस तरीके से हो रहे हैं ना, और लास्ट 10 ईयर्स में से देखो देखो बेटा, जो वाटर से होने वाले डिजास्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये जो हम इतने समय से ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। हमने आगे भी चैप्टर नंबर 2 में देखा था ये, कि किस तरीके से इन चीज़ों की इफेक्ट होती है, बराबर। और इन इफेक्ट्स की वजह से बेटा ये नेचुरल डिजास्टर्स अब बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर, पर्टिकुलरली टेम्परेचर के हाई अप होने की वजह से ही बेटा फॉरेस्ट फायर, जंगलों में अब आग लगने के जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप हर दूसरे तीसरे महीने देखो, किसी न किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल फॉर्म में, कहीं हमने अमेजोन में देखा था, फिर हमने ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में देखा, उसके बाद अभी भी अमेरिका के आसपास के कुछ फॉरेस्ट में, और हजारों एकड़ में बेटा ये आग फैल रही है। क्लियर, इसका भी मेन रीज़न टेम्परेचर का बढ़ना है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि किस तरीके से लास्ट 100 ईयर्स में हमने जो डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारी एक जो स्पीड, एकदम हम गति के साथ दौड़ने लगे थे ना, बिना कुछ भी सोचे समझे, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमने एक तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया बेटा, जिसको हमने नुकसान पहुंचाया। और कहीं ना कहीं अब ये नेचुरल डिजास्टर जो हमको दिखाई दे रहे हैं, इनका रीज़न यही हम मान के चल सकते हैं। ओके, तो जो सर है बेटा वो फर्स्ट वन अर्थक्वेक के बारे में क्लियरली उनको थियरी समझा रहे हैं क्या है वो, कि व्हाट इज अर्थक्वेक बेटा, है ना, जिसको हम भूकंप कहते हैं।
हमारे गुजरात ने तो बेटा 2001 में बहुत ही बड़े भूकंप को बर्दाश्त किया था, देखा था। हम उसको कैसे भूल सकते हैं ना। अभी भी आपके मम्मी पापा दादा दादी, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी अगर आपके आसपास होगा तो सबके दिमाग में वो सारी तस्वीरें ताजा हो जाएगी। कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए थे बेटा, 2-3 दिन के बाद तो टीवी देख के भी डिप्रेशन हो जाता था, ऐसे ऐसी चीजें दिख निकल कर आ रही थी। ओके, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। द अब लिखा हुआ है इसमें बेटा कि द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली एक्सपीरियंस द ट्रेमर्स आइदर ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके बेटा, अर्थक्वेक होने का मेन रीजन क्या है कि बेटा जो उनकी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो 3 प्लेट्स के ऊपर डिपेंडेड है। मैं बार बार इन प्लेट्स के बारे में आपको समझाती रहूंगी जिससे आपको पता चलेगा बेटा। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती है बेटा अर्थ के ऊपर, और ये अर्थ का जो पूरा का पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बेटा इन्हीं प्लेट्स के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे कि बेटा आ, 2 प्लेट्स होती है बेटा, उनको डाइवर्जेंट प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स में क्या होता है बेटा, प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाती है, खिसकने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैलेंस जो है इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि गैप बनने लगता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। फिर बेटा सेकंड है कन्वर्जन प्लेट्स। कन्वर्जन प्लेट्स में ऐसा होता है बेटा कि कुछ इस तरीके के इंटरनल जो है इन बैलेंस की वजह से जो प्लेट्स है ना बेटा वो आमने सामने आती है, यानी एक दूसरे के साथ टकराती है, उनको हम कन्वर्जन प्लेट्स कहते हैं। ओके, और थर्ड वाली है बेटा जिसको हम ट्रांसफॉर्मर प्लेट्स कहते हैं। ओके, थर्ड प्लेट जो है बेटा वो ट्रांसफॉर्मर प्लेट्स है। ये प्लेट्स जो है बेटा एक दूसरे के ऊपर से खिसक रही है। ओके, तो इनको हम ट्रांसफॉर्मर प्लेट्स कहते हैं बेटा। ये ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर से खिसक रही है। ये अभी तक कैसा जमीन का हिस्सा है जो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस किया हुआ था, लेकिन अब इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, इनके बीच में गैप बन रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर से खिसक रही है। डाइवर्जेंट प्लेट्स में ऐसा है बेटा कि जो दो पास पास में प्लेट्स है वो प्लेट्स में गैप बन रहा है, वो दूर जा रही हैं। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को देखते हैं ना बेटा, तो किसी समय पे ये लैंडफॉर्म एरिया जो है वो जुड़े हुए थे, लेकिन डाइवर्जन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से ही ये धीरे धीरे इनके बीच में गैप बना और पैसिफिक ओशन का जो वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें अंदर के पार्ट तक जो है एंटर कर गया। बराबर, तो ये डाइवर्जन प्लेट्स यानी कि जमीन के टुकड़े जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और कन्वर्जन प्लेट्स में हम देखते हैं बेटा कि ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ रही है, और जब ये एक दूसरे के सामने आती है, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बेटा और ये यूरोपियन प्लेट्स, बराबर, पैसिफिक ओशनिक प्लेट जो प्लेट्स है यूरोपियन प्लेट्स है, ये एक माना जाता है कि बहुत करोड़ों साल पहले बेटा ये जब कन्वर्जेंट हुआ था, ये जब प्लेट्स टकराई थी बेटा, उसी वजह से जो है हिमालय जैसा इतना बड़ा जो ये माउंटेन रेंजेस हम देखते हैं ना बेटा, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो निकल कर आया था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि किस तरीके से, क्योंकि हिमालयन माउंटेन जो सिस्टम है वहां पे पहले तथ्य सी हुआ करता था। अब मतलब समझ लो कि वहां पे वाटर बॉडी थी बेटा, ओशनिक पार्ट था, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट्स के टकराव की वजह से, उसके कोलाइजन की वजह से बेटा, जब जमीन टकराई होगी तो उसके टकराव की वजह से पूरी की पूरी जमीन बेटा ऊपर की तरफ, जो लैंड है वो ऊपर की तरफ उठ के निकल आई। सोचो आप कितने हाई फॉर्म तक वो उठी होगी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस बना होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से इसमें जो ट्रिमेंडस प्रेशर अकर होते हैं बेटा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अब देखो, वेव्स ट्रेमर्स एंड अर्थ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर व्हिच इज डीप डाउन बिलो द surface of the earth. Such sudden shaking or trembling is known as earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Earthquake occurs due to the internal disturbance in the earth. अब ये जो लास्ट की 4 लाइन है उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको इस फिगर को देखना होगा। बराबर, फिगर में हमको क्लियरली बताया है बेटा कि यहाँ पे देखो आपको हाइपोसेंटर दिखाया है, ये आपको हाइपोसेंटर दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये हाइपोसेंटर है बेटा, ये इसका मेन पॉइंट है, यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि द ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सडन शेकिंग ट्रेम्बलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक। और ये जो पर्टिकुलर हाइपोसेंटर है, जस्ट इसके ऊपर का जो पार्ट है बेटा, जब ये लैंडफॉर्म एरिया, ये तो जमीन के अंदर का हिस्सा है। ओके, बिल्कुल जमीन के अंदर जब ये डिस्टर्बेंस होता है वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और ऊपर के पार्ट में ये जो पॉइंट बनता है बेटा,
जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये ऊपर दिखाया हुआ है, एपिसेंटर कहते हैं। ओके, तो हाइपोसेंटर के एग्जैक्ट ऊपर के पार्ट में एपिसेंटर होता है। देखो यहाँ पे भी प्लेट्स आपको खिसकती हुई दिखाई दे रही है मूवमेंट के वजह से, द डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो ये एपिसेंटर जो है बेटा, ये एपिसेंटर से आपको ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ना, वेव्स है, बराबर, ये सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वेव्स है। और ये जो पर्टिकुलर वेव्स है एक तरीके के वाइब्रेशंस मोड्स हैं बेटा, यानी कि जो बिल्कुल हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के पार्ट की मूवमेंट्स है बेटा, वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जो नीचे के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है आप उसको समझ सकते हो। देखो लास्ट पैराग्राफ आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखते रहना बेटा, यहाँ पे देखो लास्ट पैराग्राफ दिया है, उसको आपको ये फिगर से ही समझते रहना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो वेव्स है बेटा, वो एपिसेंटर के आउटवर्ड्स जो है फैलती चली जा रही है, ये बनता चला जा रहा है, आप देख रहे हो ना। और द पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबाउट द हाइपोसेंटर फोकस इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर से एग्जैक्ट ऊपर का जो फोकस है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर। ये जो एपिसेंटर है बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्रता होती है। ओके, और इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, इसको हम इंटेंसिटी यानी फोर्स कहते हैं, बराबर। और यहाँ से ये जो इंटेंसिटी है बेटा, वो वेव्स के रूप में स्प्रेड होने लगती है। द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। लेकिन जैसे जैसे एपिसेंटर के पार्ट से बेटा हम दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो फोर्स है, ये जो इंटेंसिटी बेटा, ये कम हो जाती है। यानी ये जो वेव्स का स्ट्रक्चर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना बेटा, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ओके, जिसकी वजह से जैसे हमारे गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था बेटा, तो कच्छ उसका एपिसेंटर था। ओके, कच्छ के रण में एपिसेंटर था, वहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था। और अहमदाबाद यानी कि कच्छ के एपिसेंटर पे उसकी इंटेंसिटी 7.9 समथिंग थी, बराबर। लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग ये अहमदाबाद यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो इंटेंसिटी 7 पॉइंट तक रह गई थी। ओके, 6 पॉइंट समथिंग था, 7 पॉइंट के आसपास। इतना मतलब इस 7 पॉइंट कोई मामूली बात नहीं होती है बेटा, बहुत ज्यादा पावरफुल भूकंप उसको माना जाता है। गुजरात पूरा उस समय तबाह हो गया था, हम ये मान के चल सकते हैं बेटा। सौराष्ट्र और कच्छ के तो बहुत सारे जोन में कुछ नहीं बचा था, और कच्छ तो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया था, बराबर। उसके शहर खत्म हो चुके थे बेटा, गांव खत्म हो चुके थे। ये तो ऐसे मतलब इंसिडेंट्स थे ना बेटा, कि न्यूज में, टीवी पे जब हम इन चीजों को देखते हैं तो धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद तो मेंटली जिन लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई है, जो बच गए थे, बराबर, जो सेफ थे, लेकिन न्यूज देख देख के लोगों ने इतना भयानक अर्थक्वेक था बेटा, कि जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते थे, हमको तो पता है, हमको तो नदी के उस तरफ रहते थे बेटा, तो कुछ लोगों ने तो अपने घर मतलब घरों पे सब लोग निकल गए, उसके बाद तो कितने महीने लोग अपने घरों में ताला मारने के लिए फ्लैट में चढ़े नहीं। अपने घर अगर रहने के आसपास कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी गाड़ियों में, अपनी कार में पता नहीं कितने दिन फैमिलीज ने गुजार दिए। ठीक है, कितने सारे मतलब आप देखो बिल्डिंग्स जिस तरीके से गिरे थे बेटा, पूरे के पूरे कितने लोग जो है उस समय उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि अभी तो मैं अगर क्लासरूम में होती ना बेटा, तो मैं आपको कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स और किस्से बताती बेटा, कि कैसी कैसी घटनाएं हुई थी। और उनको सुन सुन के अच्छा खासा स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जा रहा था, मेंटली उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा था, डिप्रेशन में चले जा रहे थे। कुछ दिन के बाद लोगों ने, न्यूज चैनल भी हम अगर ओपन करते थे तो डर लगता था कि पता नहीं अभी हमको क्या जानने को मिलेगा। कच्छ में तो 26 जनवरी का दिन था बेटा, है ना, और उसी दिन भूकंप आया था। स्कूल के बच्चे बेटा परेड, मतलब एक तरीके से उन्होंने रैली निकाली थी गांव में। वो इंसिडेंट्स तो इतना ज्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग था ना, कि बता नहीं सकते। वो बच्चे, गांव का छोटा सा, गांव के रास्ते थोड़े पतले पतले होते हैं बेटा, मकान थोड़े ईंटों के बने हुए उस तरीके के थे, और वो रैली निकल रही थी पूरी, और अचानक अर्थक्वेक आया, दोनों दोनों तरफ से मकान की दीवारें उन बच्चों पे गिर गई, बराबर। अपने यहाँ मणिनगर की स्कूल में ही 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रही थी, वो 3rd फ्लोर पे थे, और भूकंप आया। उसमें से बहुत सारे बच्चों को तो बचा लिया गया, निकल गए, लेकिन लगभग 5 to 6 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स जो है बेटा, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई और उसमें दब गए। सबको बचाने के चक्कर में सबको निकाल लिया, लेकिन खुद नहीं निकल पाए। ऐसे तो बेटा कितने सारे इंसिडेंट्स बेटा उस समय हुए थे,
कि मैं अगर आपको बताते जाऊंगी तो मतलब इसके लिए तो मेरे 2-3 पीरियड कम पड़ जाते, लेकिन आप इस 2 एग्जाम्पल में समझ लो बेटा कि अर्थक्वेक कितना भयानक हो सकता है। बराबर। तो उसकी जो इंटेंसिटी की हम बात कर रहे थे बेटा, जो उसकी इंटेंसिटी, जो उसकी जो इफेक्ट होती है, वो धीरे धीरे जैसे वो वास्ट एरियाज में स्प्रेड होते जाता है वैसे वैसे कम हो जाती है। अब देखो, वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ऑर्गन्स हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ द सिस्मोग्राफ। अब पर्टिकुलरली इस इंटेंसिटी को बेटा मापने के लिए जो एक तरीके से जो मशीन यूज होता है ना, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। मैंने आपको हाइपोसेंटर और इंटेंसिटी का पॉइंट समझाया, ओके, ये आपके पैराग्राफ में लिखा है। तो ये मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बेटा, सिस्मोग्राफ को अंडरलाइन कर लेना। ओके, अब देखो, और हाइपोसेंटर एपिसेंटर की डेफिनेशन प्रॉपरली प्रिपेयर करना है ना, कि व्हाट इज हाइपोसेंटर एंड व्हाट इज एपिसेंटर। अब यहाँ देखो लास्ट 3 लाइन में, देयर आर द 3 मेन रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक के 3 मेन रीजंस है, जो मैंने आपको जो लास्ट वाला है वो तो मैंने आपको प्लेट जोन से समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर से पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है बेटा, वॉल्केनो हमको पता है, वॉल्केनो माउंटेन्स हमेशा शांत पड़े रहते हैं बेटा, उस उनमें अपनी अंदरूनी एक्टिविटीज चलती रहती है। जो मैग्मा है वो मेल्टिंग फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो ज़्यादा हीटअप होता है वो, ठीक है, और उसके बाद उसमें जब प्रेशर बढ़ता है तो वो फूट के बाहर की तरफ आता है, और इस प्रेशर की वजह से जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो आसपास का जो पर्टिकुलर जोन है बेटा, उस जोन में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ओके, समझ लो कि ये वॉल्केनो माउंटेन है। बराबर, ये पर्टिकुलर इसमें मैग्मा फॉर्म है। मैग्मा जैसे जैसे अगर ज्यादा मेल्ट होगा बेटा तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मैग्मा फूट के क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। हम आगे भी पढ़ चुके हैं वॉल्केनो इरप्शन। ओके, लेकिन जब ये वॉल्केनो बेटा इरप्ट हो रहा है, जब ये फट रहा है, तो बहुत फोर्स होता है, इसमें ताकत बहुत होती है। तो उसके आसपास का ये जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर जो है वाइब्रेशन होगा बेटा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। सेकेंड है अर्थक्वेक कॉज बाय द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक जो है बेटा वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको, और थर्ड वाला अर्थक्वेक कॉज बाय द सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन। मैंने आपको ऊपर जो 3 प्लेट स्ट्रक्चर से समझाया है ना बेटा, उसमें ये 2 पॉइंट आ जाते हैं कि एक तो पहली बात प्लेट्स का एक दूसरे के ऊपर से क्या हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। और थर्ड वाले में हमको दिख रहा है बेटा कि जो सबडक्शन जोन है, यानी कि जो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर वाले इलाके हैं, इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर अगर किसी भी तरीके की ऐसी बेटा इंटरनल इफेक्ट्स होती हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तो अर्थक्वेक अकर होता है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में बेटा हम यहाँ तक रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम बेटा कि लास्ट एक लाइन में लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स फॉर द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि 6371 किलोमीटर्स है। क्या है उसका सेंटर, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का बेटा, वो इंटीरियर फॉर्म में 6371 किलोमीटर का माना जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने अर्थक्वेक का जो पर्टिकुलर टॉपिक था उसको क्लियर किया। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट के अंदर वॉल्केनो, व्हाट इज वॉल्केनो एंड हाउ इट्स अकर। ओके।